नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म ऑफ पोएट्री को, जो आपके सिलेबस में लगाई गई है फॉर्म ऑफ पोएट्री, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से आज हम सोनेट को डिस्कस करेंगे। ये बात मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि सोनेट को आप लोगों में से बहुत लोगों ने, मतलब लगभग 80% लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। तो मैं आप लोगों को क्या नया पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि 100% आप लोगों को इस सोनेट के अंदर, मतलब जो मैं आपको फॉर्म ऑफ पोएट्री सोनेट आज पढ़ाने वाला हूं, इसके अंदर आपको, चाहे आपने कितनी भी सोनेट को स्टडी किया हो, आपको कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी, न्यू चीज कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो हम क्या क्या जानेंगे आज के इस लेक्चर में? सबसे पहले देखिए, यहां पर 4 चीजें हैं। हम लोग जानेंगे कि सोनेट का ओरिजिन कहां से हुआ, सोनेट की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। और टाइप ऑफ सोनेट जो है, कितनी तरह की सोनेट्स होती हैं, है ना। इसके अंदर फॉर्म ऑफ स्टैंजा क्या हो यूज होती है, या फिर राइमिंग स्कीम जो है वो किस तरह की इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये सारी की सारी चीजें हम जानेंगे इसी लेक्चर में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये 100% तक समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि सोनेट के ओरिजिन की बात करते हैं कि सोनेट आया कहां से, किस तरह से लोगों ने इसको लिखना स्टार्ट किया, कैसे ये प्रचलन में आया इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर जो ये इस सोनेट है। सोनेट जो है ये एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो इंग्लिश में लिखी जाती है। आजकल ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में भी है, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। और ये 14 लाइनों की पोयम होती है। ठीक है, ये 14 लाइनों की पोयम होती है। अब आप सोचेंगे कि हर एक पोयम जो 14 लाइनों की होती है, क्या वो सोनेट ही होती है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि हर एक पोयम जिसके अंदर 14 लाइन होती हैं, 14 लाइन होती हैं, वो सोनेट नहीं होती। सोनेट के कुछ अपने बेसिक क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सोनेट के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास 14 लाइंस होनी चाहिए, यानी कि 14 लाइंस होनी चाहिए। पहला बेसिक नीड्स जो है ये है सोनेट की। उसके बाद इसके अंदर मीटर का इस्तेमाल भी होना चाहिए। ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो सोनेटियर हैं, वो आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 14 लाइन के साथ साथ इसके अंदर मीटर का इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये भी बहुत मैंडेटरी पार्ट है सोनेट के लिए। इसके अलावा राइमिंग स्कीम, इसके अलावा राइमिंग स्कीम भी आप लोगों की इन 14 लाइनों में होनी चाहिए, तभी आप लोगों की ये जो 14 लाइनों की पोयम है वो आपकी एक सोनेट कहलाएगी। ठीक है जी, ये पहले क्राइटेरिया है। अदरवाइज हर एक पोयम जो 14 लाइन की होती है वो सोनेट नहीं कहलाती। सोनेट के लिए उसमें 14 लाइन होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए और राइमिंग स्कीम होनी चाहिए, तो ही वो सोनेट कहलाएगी। इसके अलावा ये वर्ड जो सोनेट है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? देखिए, इसका ओरिजिन हुआ है इटालियन वर्ड से। इटालियन वर्ड है एक सोनेटो, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। तो आप लोग समझ गए कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सोनेट की, पहली 14 लाइन होनी चाहिए, दूसरी उसके अंदर मीटर का इस्तेमाल होना चाहिए, और तीसरी राइमिंग स्कीम उसके अंदर होनी ही चाहिए। और ये शब्द सोनेटो से निकल कर आया है, जो कि एक इटालियन शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये सोनेट को लिखना किसने स्टार्ट किया था, कहां से ये सोनेट आई, किस तरह से हम लोग आज भी इन सोनेट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इनकी स्टार्ट कहां से हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एग्जामिनर आपसे कितना भी पार जाकर, कितना भी दूर जाकर, कितना भी बियॉन्ड जाकर क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। सोनेट को बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले 13th सेंचुरी के अंदर, 13th सेंचुरी जब चल रही थी, तो एक इटालियन पोएट थे, एक इटालियन पोएट थे जिनका नाम था जियोकोमो डी लैंटिनी। ये नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये एक इटालियन पोएट थे, इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है जियोकोमो डी लैंटिनी, ये इटालियन सोनेट के फादर नहीं कहे जाते हैं, सिर्फ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर फादर कौन कहे जाते हैं भाई? इंट्रोड्यूस तो इन्होंने कर दिया। देखिए, इंग्लिश में एक खास चीज है कि इंट्रोड्यूस कोई भी करे, इंट्रोड्यूस कोई भी करे, लेकिन जो पॉपुलराइज करता है, जो इस चीज को, इस फॉर्म ऑफ पोएट्री को फेमस बनाता है, वही उसका फादर कहलाता है। तो इटालियन जो, या फिर पेट्रार्कन सोनेट जिन्हें हम जानते हैं आज की डेट में, वो पॉपुलराइज
की गई थी, कब की गई थी? 14th सेंचुरी के अंदर, राइट। और किसने की थी? एक और इटालियन पोएट ने की थी जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, इन्होंने इसको फेमस किया था। तो इसी वजह से जो इटालियन सोनेट है उनको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इटालियन सोनेट के फादर भी हम फ्रांसिस्को पेट्रार्को कहते हैं। तो आप लोग इसमें एक चीज क्लियर कर लेना कि जो इंट्रोड्यूस की थी वो जियोकोमो डिल एंटनी ने की थी, और पॉपुलराइज जिसने की थी उनका नाम है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, और फ्रांसिस्को पेट्रार्क को ही फादर ऑफ इटालियन सोनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने ये सोनेट्स लिखी थी तो किसके लिए लिखी थी, क्यों इन्हें लिखने की जरूरत पड़ी थी? देखिए, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है उनकी थीम लव होती है, तो जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है उन्होंने भी अपनी सोनेट्स को लिखा था अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। पेट्रार्क ने अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि अपनी बिलव्ड को एड्रेस किया था, जिनका नाम लोरा डी नोवी था, उनके लिए इन्होंने ये सोनेट्स को लिखा था। हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पेट्रार्कन जो सोनेट हैं इन्हें जाना जाता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम से ही, ठीक है जी। ये तो हुई इसके ओरिजिन की बात की, कहां से आ गई ये सोनेट, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, किसने इसको पॉपुलराइज किया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर स्टैंजा की और राइमिंग स्कीम की, कि किस तरह के स्टैंजा इसके अंदर होते हैं और किस तरह की राइमिंग इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इटालियन सोनेट को या फिर पेट्रार्कन सोनेट, जिन्हें हम इटालियन सोनेट का दूसरा नाम क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर दो स्टैंजा होते हैं। कितने स्टैंजा होते हैं जी? दो स्टैंजा होते हैं जी। पहला स्टैंजा जो होता है वो 8 लाइनों का होता है, जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं जी, ठीक। 8 लाइनों के स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं, और दूसरा स्टैंजा जो होता है उसको हम सेस्टेट कहते हैं, जिसके अंदर 6 लाइनें होती हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि 8 लाइन के स्टैंजा को जो इटालियन सोनेट के अंदर लिखा जाता था उसे हम ऑक्टेव, और 6 लाइनों के स्टैंजा को हम सेस्टेट कहते हैं। चलिए, दूसरी चीज जो याद रखने लायक चीज है आप लोगों को, कि पहले 8 लाइनों में तो एक जो प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसको राइटर, उसको पोएट, उसको सोनेटियर जो है डिस्कस करता है, ठीक है। और दूसरा स्टैंजा जो कि सेस्टेट होता है, उसके अंदर इशू जो होता है उसका रिजोल्यूशन, यानी कि उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाता है। तो पहले 8 लाइनों में किसी भी सोनेट के अंदर जो इटालियन हो, जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, पहली 8 लाइनों में आप लोगों का क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, और बाकी की 6 लाइनों में, जो दी गई 6 लाइनों में, उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप लोगों को इन दोनों स्टैंजा के बीच में एक टर्न दिखेगा, एक बदलाव दिखेगा, कि पहले जो 8 स्टैंजा हैं उसमें तो हुई प्रॉब्लम डिस्कस, और दूसरी जो है उसके अंदर हुई रिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक बदलाव है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ को आ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं वोल्टा, ठीक है जी। इस बदलाव को, इस टर्न को हम वोल्टा बोलते हैं। ये भी चीज पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? देखिए, जो ऑक्टेव होता है, जिसे हम 8 लाइन का एक स्टैंजा कहते हैं, उसकी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होती है, जो है ए बी बी ए, सॉरी, ए बी बी ए। अब इसे याद रखने के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो है अब्बा अब्बा, ठीक है। अब्बा अब्बा हम कह सकते हैं, या फिर ए बी बी ए, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो सकती है। ये है ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम। तो अब देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम को, कि इसकी सेस्टेट जो है, दूसरा स्टैंजा, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। देखिए, पहले तो आप लोग अपने दिमाग में एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, कि जो सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है वो फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को 2 राइमिंग स्कीम जो है सेस्टेट की, वो बहुत ही ज्यादा फेमस मिलेंगी। पहली है कि सी डी ई और सी डी ई, ये पहली राइमिंग स्कीम है जो सेस्टेट की आपको कॉमनली मिल जाएगी। इसके अलावा राइटर्स इसका इस्तेमाल और भी करते हैं, दूसरी राइमिंग स्कीम का, सीडीसी और सीडीसी, यही राइमिंग स्कीम है जिसका राइटर जो है ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा
कोई राइटर अपने हिसाब से भी इस राइमिंग स्कीम को चेंज कर सकता है, लेकिन यही राइमिंग स्कीम ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं जो इंग्लिश सोनेट हैं, जिन्हें हम शेक्सपियरियन सोनेट के लिए भी कहते हैं। अब उनकी राइमिंग स्कीम क्या है ना, या फिर उनका स्टैंजा फॉर्मेट क्या है, उनकी बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इटालियन सोनेट की, अब बात करेंगे हम इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होती है। सबसे पहले देख लीजिए, जो सर थॉमस वयाट हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों के एग्जाम में कि किसने इंग्लैंड के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए सर थॉमस वयाट नाम आता है आप लोगों के सामने। इन्होंने 16th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा कुछ खास चीजें भी आप लोगों को यहां पर मिलने वाली हैं। जब इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस वयाट ने इसको सोनेट को, तो जो 8 लाइनों का जिसे हम ऑक्टेव कहते थे, इन्होंने इस स्टैंजा के अंदर थोड़े से बदलाव किए। इन्होंने क्या बदलाव किए कि इन्होंने इसे बना दिया ओटावा रीमा, ओटावा रीमा इन्होंने बना दिया। ठीक है, जब सर थॉमस वयाट ने 16th सेंचुरी के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, तो उन्होंने 8 लाइन के स्टैंजा को ऑक्टेव से ओटावा रीमा बना दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहते थे। अब ये ओटावा रीमा किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहां से ये ओटावा रीमा आ गया, क्या इसकी राइमिंग स्कीम है, आइए चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले ओटावा रीमा जो है ये एक इटालियन स्टैंजा है। ओके, इटालियन स्टैंजा है, इटली में इसको यूज किया जाता था। इसके अंदर हमें 11 सिलेबल यानी कि 11 सिलेबल मिलते हैं। दूसरी चीज, इटालियन स्टैंजा है और इसके अंदर 11 सिलेबल मिलते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम अलग होती है, लेकिन ओटावा की राइमिंग स्कीम अलग होती है। ओटावा की जो राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी सी इसकी राइमिंग स्कीम होती है। अब ये कहां से आया था, देखिए जो ओटावा राइमा है ये बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था 13th सेंचुरी के टाइम से ही, लेकिन इसको 14th सेंचुरी में आकर एक बोकासियो नाम का राइटर था, इटालियन राइटर है, ये एक इटालियन पोएट है जिन्होंने इस ओटावा राइमा को फेमस किया था। तो वहीं से सर थॉमस वयाट ने इसको कॉपी कर लिया था और लाकर इंट्रोड्यूस कर दिया था, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर। तो इस यहां पर दो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सोनेट को इंग्लैंड के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम आएगा सर थॉमस वयाट का। ठीक है जी। और दूसरी चीज कब इंट्रोड्यूस किया था, 16th सेंचुरी में किया था। अब तीसरी चीज जो यहां पर सोचने वाली है, समझने वाली है, वो ये है कि ओटावा राइमा जो है ये पहले से ही था, लेकिन ये इटली में इस्तेमाल किया जाता था। और इटली से इंग्लैंड में कौन लेकर आए थे इसको, सर थॉमस वयाट लेकर आए थे। और कहां से कॉपी किया था इन्होंने, बोकासियो से किया था। ये एक इटालियन पोएट है। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा सर थॉमस वयाट ने ओटावा रीमा जो किया था इंट्रोड्यूस, वो इंग्लैंड में ही किया था। वही चीज है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो इंट्रोड्यूस की थी सोनेट, और सर थॉमस वयाट ने इंग्लैंड के अंदर कैसे उन्होंने अपना धीरे धीरे करके रूप बदला, वो चीजें हम यहां पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले जब ये सोनेट्स लिखी जाती थी, सर थॉमस वयाट के द्वारा लिखी जाए या फिर किसी के द्वारा भी लिखी जाए, तो ये 2 स्टैंजा में लिखी जाती थी। पहली ओटावा रीमा स्टैंजा होता था जिसमें 8 लाइन होती थी, और दूसरा सेस्टेट होता था। लेकिन एक राइटर आए जो इल ऑफ सरे कहे जाते हैं या फिर हेनरी हवार्ड कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मेजर बदलाव किए, बड़े बदलाव किए इंग्लिश सोनेट के अंदर। मतलब जो सोनेट लिखी जा रही थी उसके अंदर, तो उन्होंने इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। कैसे, देखिए सबसे पहले समझिए कि इल ऑफ सरे जो हैं या फिर जिन्हें हेनरी हवार्ड के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने क्रिएट किया था क्या, स्टैंजा फॉर्मेट को, नया स्टैंजा फॉर्मेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और राइमिंग स्कीम भी इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस की थी।
इंग्लिश सोनेट के लिए। जब इंग्लिश सोनेट चलन में आई थी तो उसको लिखने में किसने मदद की थी, इंट्रोड्यूस करने में किसने मदद की थी, अर्ल ऑफ सरे ने की थी, जिन्हें हम हेनरी हावर्ड के नाम से भी जानते हैं और इन्हों ये फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहे जाते हैं। ऑलराइट, अब देखिए सोनेट जो है इसके जो इटालियन सोनेट के बाद में इंग्लिश सोनेट लिखी जाती थी, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर 3 क्वार्टरेन का इस्तेमाल होता था। और क्वार्टरेन क्या होता है, एक 4 लाइन का स्टैंजा होता है। इसके अलावा एक कपलेट का इस्तेमाल होता है। कपलेट क्या होता है, एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है। इनको जब मैं आपको इस फॉर्म ऑफ स्टैंजा पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर एक चीज बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। अब देखिए जो अर्ल ऑफ सरे हैं, इन्होंने 4 लाइन का 4 लाइंस के 3 स्टैंजास को सोनेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और एक कपलेट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जो होती है 2 लाइन की। तो मिलकर हुई 14 लाइनें। तो एक नया जो है नया फॉर्मेट सोनेट का हमारे सामने निकल के आ गया। अब इसकी राइमिंग स्कीम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। क्या है वो, ए बी सी डी ई एफ और जी, जिसे हम शेक्सपियरियन राइमिंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। कैसे, वो आपको बताता हूं। तो इस सोनेट को जो अर्ल ऑफ सरे ने या हेनरी हावर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था जो इंट्रोड्यूस करता है उसका नाम आए या ना आए, लेकिन जो पॉपुलराइज करता है, जो फेमस करता है, जो रिनाउंड बनाता है किसी चीज को, उसका नाम जरूर आता है। ऐसे ही इंग्लिश सोनेट जब लिखी जाती थी तो इंग्लिश सोनेट को पॉपुलराइज किसने किया, विलियम शेक्सपियर ने किया। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी पोएम्स लिखी। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को लिखकर जो इंग्लिश सोनेट का फॉर्मेट था, जिसमें 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट का इस्तेमाल किया जाता था, और राइमिंग स्कीम जो है वो ये है जो इस्तेमाल पहले से ही हो रही थी इंग्लिश सोनेट के नाम से। तो शेक्सपियर ने उसको क्या कर दिया, पॉपुलराइज्ड कर दिया, उसको फेमस बना दिया। इसीलिए फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट या कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, आपके सर थॉमस वैट करते हैं। लेकिन इन सोनेट को आप लोगों के शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर 3 क्वार्टरेन हो और एक कपलेट हो, उसको को क्या कहा जाता है, उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। राइट, इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने इसको पॉपुलराइज्ड किया था, इसको फेमस बनाया था। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, तो क्या इनके अंदर भी कुछ सीखने वाली चीजें हैं, बस इनके डिवीजन के अलावा कोई और चीज है जिसे हम सीख सकते हैं? बिल्कुल है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप लोगों को डिवीजन तो पता ही होगा शेक्सपियरियन सोनेट का, जो नॉर्मली जनरली कॉमन जो है, तीनों ये डिवीजन है आप लोगों के। जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को लिखा था, उनको 3 भागों में मेजरली बांटते हैं हम लोग, कि जो पहली 126 सोनेट्स हैं, एक से लेके 126 सोनेट्स जो हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, फेयर यूथ को डेडिकेट करते हैं। और जो 127 से लेकर 152 तक है, 127 से लेकर 152 तक जो सोनेट्स हैं, उनको हम डार्क लेडी को एड्रेस करते हैं या डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा दो लास्ट की जो सोनेट है, उनको हम, जो सोनेट नंबर 153 और 154 है, वो डेडिकेट करते हैं हम कुपीड को। अब ये कुपीड कौन है? देखिए जो लव गॉड है उनको हम किस नाम से जानते हैं, कुपीड के नाम से जानते हैं। और जो वीनस है उनको हम गोडेस ऑफ लव जान के नाम से जानते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में इटालियन सोनेट और इटालियन गॉड्स के नाम पूछे जाते हैं या रोमन गॉड्स के नाम के पूछे जाते हैं, उस टाइम पर ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा जो शेक्सपियर की फर्स्ट 17 सोनेट है, उनकी थीम जो है वो प्रोक्रिएशन सोनेट्स कही जाती है। उनकी थीम जो है वो प्रोक्रिएशन पर बेस्ड है। ये है आप लोगों का डिवीजन। लेकिन सीखने वाली चीज जो है वो अब आएगी। देखिए सीखने वाली चीज क्या है, जो शेक्सपियरियन सोनेट होती हैं हम लोगों को पहले से ही पता है, उनके अंदर जो है 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शेक्सपियर ने एक और चीज कॉपी की थी किसी दूसरे से। जो भी इंग्लिश में चीजें लिखी जाती हैं ज्यादातर लोग इमिटेट कर ही लाते हैं, कॉपी कर ही लाते हैं। तो शेक्सपियर ने क्या चीज इमिटेट की थी, कॉपी की थी, वो है सोनेट सीक्वेंस।
और सोनेट सीक्वेंस क्या होता है, सोनेट साइकिल क्या होता है। सोनेट देखिए, सोनेट सीक्वेंस कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे सोनेट साइकिल कह सकते हैं। ये क्या होता है बताऊंगा। सबसे पहले सुन लीजिए कि जो सोनेट सीक्वेंस है उसको सर फिलिप सिडनी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब सर फिलिप सिडनी ही सोनेट सीक्वेंस के फादर कहे जाते हैं। इनसे पहले लोगों ने जो है इस्तेमाल किया था सोनेट सीक्वेंस को, लेकिन पॉपुलराइज जो किया था वो सर फिलिप सिडनी ने ही किया था। इसीलिए हम सोनेट सीक्वेंस के फादर किसे कहते हैं, सर फिलिप सिडनी को ही कहते हैं। अब शेक्सपियर ने कैसे इस्तेमाल कर लिया इसको, देखिए आइए बताता हूं। यहां पर शेक्सपियर जो सोनेट लिखते थे वो अपनी सोनेट की थीम को कंटिन्यू रखते थे। यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ए सोनेट साइकिल और सोनेट सीक्वेंस इज ए ग्रुप ऑफ सोनेट्स अरेंज टू एड्रेस ए पर्टिकुलर पर्सन और थीम। मतलब कि जब एक सोनेट, जिसको हम 14 लाइन की पोयम बोलते हैं, जब 14 लाइनों में हमारी बात जो है पूरी ना हो और उसकी थीम को हम अगली सोनेट के अंदर भी कंटिन्यू करें, नेक्स्ट सोनेट के अंदर भी कंटिन्यू करें, या फिर उस पर्सन की बात हम अगली सोनेट के अंदर भी करें, तो उसको हम सोनेट सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। सोनेट के अंदर तो 14 लाइन से ज्यादा लिख नहीं सकते हम लोग, लेकिन हमारी बात तो अधूरी रहेगी नहीं, उसके लिए हम न्यू सोनेट लिखते हैं और वही थीम कंटिन्यू करते हैं या फिर उस पर्सन को ही डेडिकेट करते हैं, तो इसे हम सोनेट सीक्वेंस कहते हैं। आई होप ये भी चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके अलावा और कौन राइटर हैं जिन्होंने सोनेट्स को लिखा था। अब इसके अलावा आते हैं एडमंड स्पेंसर, जिन्हें हम स्पेंसरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी जो सोनेट्स होती थी उसका स्टैंजा फॉर्मेट और राइमिंग स्कीम क्या होती थी, अलग होती थी क्या। हाँ बिल्कुल, देखिए आइए। जो स्पेंसरियन सोनेट होती थी वो सोनेट तो होती थी और एडमंड स्पेंसर के नाम पर ही उन सोनेट को नाम पड़ा है स्पेंसरियन सोनेट। अब जो स्पेंसरियन सोनेट होती थी उसके अंदर जो स्टैंजा फॉर्मेट है वो तो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट के बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी कि 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहां पर इंटरलॉकिंग क्वार्ट्रेन यहां पर लिखा हुआ है, इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा कि इंटरलॉकिंग क्वार्ट्रेन है कि पहले ही क्वार्ट्रेन से दूसरा क्वार्ट्रेन जो है वो इंटरलॉक होता है। अब क्या चीज है ये, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, तो आइए मैं समझाता हूं। ये चीज होती है राइमिंग स्कीम से जुड़ी हुई, कि जो राइमिंग स्कीम होती है पहले क्वार्ट्रेन की, जैसे कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा होते हैं, जो सोनेट होती हैं स्पेंसरियन सोनेट के अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी हो गई पहले स्टैंजा की। अब ये बी को ही उठाएगा, अगला क्वार्ट्रेन जो है इस बी को उठाएगा, तो बीसी और अगला क्वार्ट्रेन जो नेक्स्ट क्वार्ट्रेन है वो सी को उठा लेगा, तो सी डी। ये क्या है, इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेन कहे जाते हैं। मतलब जब राइमिंग स्कीम अगली पिछले वाले क्वार्ट्रेन के साथ मिलकर चले तो उसको हम इंटरलॉक क्वार्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, या फिर इंटरलॉक सोनेट भी कहा जा सकता है इन्हें इसी की वजह से। और इसके कपलेट की जो राइमिंग स्कीम है वो ई होती है। तो हो गई ना शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट से डिफरेंट राइमिंग स्कीम इसकी। चलिए अब बात करते हैं कर्टेन सोनेट की, कि कर्टेन सोनेट जो है वो कौन सी सोनेट होती है। देखिए पहली बात कि कर्टेन सोनेट जो होती हैं उनको डेवलप किसने किया था, उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो सबसे पहले नाम आता है जीएम हॉपकिन का। जीएम हॉपकिन जो थे इन्होंने ही कर्टेन सोनेट को डेवलप किया था। अब ये कर्टेन सोनेट की डिस्कस करने की जरूरत क्या पड़ी, देखिए कर्टेन सोनेट के अंदर हम लोगों को मात्र 10.5 लाइन देखने के लिए मिलती हैं, और सोनेट के अंदर आइडियली कितनी लाइंस होनी चाहिए, 14 लाइंस होनी चाहिए, 14 लाइंस होनी चाहिए। लेकिन कर्टेन सोनेट के अंदर आप लोगों को सिर्फ 10.5 लाइन देखने के लिए ही मिलेंगी। कहीं कहीं पर ये आप लोगों को 11 लाइंस ही देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वहां पर आपको 10.5 जो है आंसर नहीं मिलेगा फिर, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि कर्टेन सोनेट किसने डेवलप की थी, तो आप जीएम हॉपकिन देंगे। कितनी लाइंस होती हैं, तो 10.5 इसमें लाइन होती हैं। चलिए अब एक राइटर और हैं जिन्होंने मिल्टन है वो राइटर जिन्होंने मिल्टोनिक सोनेट लिखी थी, मतलब उन्हीं के नाम पर ये पड़ गई हैं मिल्टोनिक सोनेट। तो ये किस तरह के सोनेट लिखते थे, देखिए मिल्टन जो थे इन्होंने ना तो इंग्लिश सोनेट या फिर जो जिन्हें हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं उनको फॉलो नहीं किया। इन्होंने किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इटालियन सोनेट के स्ट्रक्चर को फॉलो किया। राइमिंग स्कीम से आप पहचान सकते हैं कि इन्होंने इटालियन सोनेट जो था
जिसका राइमिंग स्कीम अब्बा अब्बा मैंने बताई थी, ए बी बी ए बी बी ए, उसको इन्होंने फॉलो किया। ठीक है जी। तो जो मिल्टन थे, जॉन मिल्टन की मैं बात कर रहा हूं, आपके जो लास्ट रेनेसा पोएट हैं आपके, तो सबसे पहले ये कैसी सोनेट्स को लिखते थे? सैटायरिकल सोनेट को लिखते थे, सैटायर टाइप की सोनेट को लिखते थे। और उसके बाद ये लाइफ और डेथ पर लिखने लगे। इनकी सोनेट्स की जो थीम है वो धीरे धीरे करके बदलने लगी। अब इनकी जो सोनेट्स की राइमिंग स्कीम है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ए बी बी ए और इनकी CDE राइमिंग स्कीम होती थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सेस्टेट की राइमिंग अपने हिसाब से राइटर बदल सकता है। तो देखिए मिल्टन ने अपनी जो राइमिंग स्कीम है सेस्टेट की वो बदल ली है। अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। आप लोग पहले से ही जानते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? जॉन मिल्टन से। कि जॉन मिल्टन के लिए उन्होंने एक वर्क भी लिखा था, टू मिल्टन, जॉन मिल्टन को ट्रिब्यूट करने के लिए। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये फॉलो किया करते थे जॉन मिल्टन को। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट्स लिखी गई हैं वो इसी तरह से, यानी कि इटालियन फॉर्म में लिखी गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं मिल्टोनिक फॉर्म में लिखी गई हैं। ऑलराइट, अब ये आप लोगों के सामने एक चार्ट मैंने दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट की जो लाइन है या राइमिंग स्कीम है वो क्या होती है। शेक्सपियरियन सोनेट या इटालियन सोनेट की जो लाइन है, राइमिंग स्कीम है, वो क्या होती है, आप लोग इसे जान पाएंगे। स्पेंसरियन सोनेट जो है उसकी राइमिंग स्कीम इंटरलॉकिंग होती है, तो वो भी यहां पर लिखी हुई है। इसके अलावा मिल्टोनिक सोनेट जो होती है उसकी राइमिंग स्कीम भी यहां पर लिखी हुई है। तो क्या राइमिंग स्कीम में डिफरेंसेस होते हैं आप लोग यहां से अच्छी तरह से जान सकते हैं। आई होप ये सोनेट का वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा, आप लोगों के एग्जाम में ये मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों को देता रहूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।